Did you know the newly discovered elements, two of the newly discovered elements have been named after living scientists? Can you name the scientists or the elements? Welcome to Dr. Abha Chemistry Pathshala. So in today's class, I'm going to only talk about the various method of purification. Like I think in 7th and 8th you've been talking about filtration, sedimentation, distillation, right, chromatography. तो थोड़ा सा I'll just take it to another level. And physical methods हैं बहुत simple हैं और एक दो new methods भी हैं उसमें, right? So we are going to discuss those methods in this lecture. So why wait for? Let's straight away dive into the class. Let's get started with methods of purification of organic compound. So the techniques which we'll be doing in this chapter are filtration, sublimation, crystallization, distillation, differential extraction and chromatography. Very basic techniques which you've been doing in class, junior classes, and for all these techniques we'll be studying the principle and the procedure. First question is why do we need to purify a substance, and if we have purified a substance, how do we know that the substance is pure? तो प्योरीफाई करने की इसलिए ज़रूरत होती है बेटा, फॉर ऑल एक्सपेरिमेंटेशन प्रोसेस वी नीड सब्सटेंस टू बी इन देयर प्योरेस्ट फॉर्म. एंड कोई भी सब्सटेंस प्योर कैसे पता चलता है? अगर आपने एक कंटेनर में आपने देखिए सॉल्ट ले लिया, एक कंटेनर में आपने सॉल्ट और शुगर का मिक्सचर ले लिया, ठीक है, कैसे पता चलेगा कौन प्योर है? आपको अगर सॉल्ट का मेल्टिंग पॉइंट पता है और आपने मेल्टिंग पॉइंट निकाल दिया इसका, दोनों का, इसका कोई शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होगा, इसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होगा और पहले वाले केस में होगा. द फिल्ट्रेशन में आपको पता है एक इनसॉल्युबल सॉलिड कंपोनेंट होता है जिसको आप उसके सॉल्युबल कंपोनेंट से सेपरेट आउट करते हो, राइट? सो यहाँ पर आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है, किसी भी वो सॉल्यूशन की फॉर्म में किसी सॉल्यूशन के साथ है और वो इनसॉल्युबल है उस सॉल्यूशन में. तो जब आपने सेपरेट आउट किया तो फिल्टर पेपर के ऊपर आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड आ गया, तो इसको आप रेजिड्यू कहते हो, और जो नीचे आता है उसको आप फिल्ट्रेट कहते हो. तो इसको आप यूज़ कर सकते हो. यूरिया और नेफ्थलीन है, राइट? यूरिया और नेफ्थलीन जब आपने लिया तो यूरिया पानी में सॉल्युबल होता है, नेफ्थलीन नहीं होता है, तो नेफ्थलीन ऊपर एज अ रेजिड्यू आ जाएगा और नीचे आपका यूरिया और वाटर फिल्ट्रेट में आ जाएंगे. आप उसको बाद में अदर मेथड से सेपरेट कर सकते हो. एंथ्राजीन और बेंजोइक एसिड में वही होता है, ये इनसॉल्युबल होता है. एंथ्रासीन, नेफ्थलीन, ये सारे के सारे प्योर हाइड्रोकार्बन्स हैं, पानी में इनसॉल्युबल होते हैं, राइट? और बेंजोइक एसिड सॉल्युबल होता है हॉट वाटर में. तो क्या करते हैं, आप इसको फिल्टर कर लेते हैं और नीचे आपका जो फिल्ट्रेट है उस हॉट वाटर के अंदर बेंजोइक एसिड और पानी रह जाता है, ऊपर आपका एंथ्रासीन सेपरेट हो जाता है. कई बार ये प्रोसेस स्लो होता है और अगर ज़्यादा स्लो हुआ तो वो हॉट सोल्यूशन से बेंजोइक एसिड क्रिस्टलाइज होने लगेगा ठंडा होकर. तो उसके लिए आप एक बुकनर फनल को यूज़ करते हैं. ये आपकी बुकनर फनल है और इसमें क्या करते हैं, इट्स अ नॉर्मल फनल बट इट इज़ सपोर्टेड विद अ सक्शन सो एज टू एक्सपेडाइट, सो एज टू मेक द प्रोसेस फास्टर. तो बिफोर आपका सोल्यूशन ठंडा हो ये आपका फिल्ट्रेशन का प्रोसेस पूरा हो जाता है, राइट? इसको आप रबर ट्यूबिंग होती है यहाँ पर लगी होती है, ये बुकनर फ्लास्क है, दिस इज़ बुकनर फनल. यहाँ पे नीचे आपको एक फ़िल्टर पेपर, जैसे आप नॉर्मल फ़िल्टर पेपर लगाते हैं यहाँ पे भी आपने एक फ़िल्टर पेपर लगाया. रेस्ट ऑल रिमेन्स द सेम. नेक्स्ट मेथड इज सब्लिमेशन. सब्लिमेशन इज जनरली डन फॉर सॉलिड विच चेंज फ्रॉम सॉलिड टू देयर वॉलेटाइल फॉर्म, देयर गैशियस फॉर्म विदाउट चेंजिंग इनटू द लिक्विड स्टेट. ये टेक्निक उन्हीं चीज़ों के लिए आप एम्प्लॉय करते हो जो सबलाइमेबल होती हैं, या तो इम्प्योरिटीज़ या फिर सब्सटेंस. जैसे आपने क्या किया, इसका प्रिंसिपल ये है कि वॉलेटिलिटी अलग होनी चाहिए, कंपाउंड और इम्प्योरिटीज़ की वॉलेटिलिटी अलग होनी चाहिए, और इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो नॉन सबलाइमेबल होंगी और ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका सबलाइमेबल होगा, राइट? यहाँ पे आपने अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया. यूजली आप ऑर्गेनिक कंपाउंड में यहाँ आपने वैसे तो यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड लिया है, आप आयोडीन भी ले सकते हो और आप कैम्फर भी ले सकते हो, नेफ्थलीन भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो. कैम्फर, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन,
ये सारे के सारे आप कर सकते हो। और ये क्या होंगे, ये सब्लाइम होकर ऊपर चले जाएंगे और नीचे आपका सॉल्ट रह जाएगा जिसके साथ आपका सब्लाइमेबल सब्सटेंस मिक्स था, राइट। और नेक्स्ट प्रोसेस है आपका क्रिस्टलाइजेशन। आप रिपीटेडली करते आ रहे होंगे। 11th में एक बहुत अच्छा प्रैक्टिकल भी है गाइस, आपको याद होगा, टू प्योरीफाई द क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट फ्रॉम इट्स प्योर सैम्पल। क्रिस्टल प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सॉलिड होता है। क्रिस्टल जो होता है प्योरेस्ट फॉर्म होता है किसी भी सब्सटेंस का, और इसके ज्योमेट्रिकल शेप्स होते हैं। क्रिस्टलाइजेशन में आपने क्या करना होता है, क्रिस्टलाइजेशन में आप कोई भी सब्सटेंस जिसका आप क्रिस्टलाइजेशन करना चाहते हो उसका आप सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाते हो और उसको आप फिल्टर कर देते हो, और फिर आप इवेपोरेट करके क्या करते हैं, उसको जब ठंडा करते हैं तो उसके क्रिस्टल्स रीअपीयर होते हैं। और इसका जो प्रिंसिपल है वो ये होता है कि जो सॉलिबिलिटी है, जो सब्सटेंस है उसकी सॉलिबिलिटी है जो सॉल्वेंट के अंदर, पानी के अंदर, और इम्प्योरिटीज़ की जो सॉलिबिलिटी है वो डिफ़र करती है। हमेशा सब्सटेंस की सॉलिबिलिटी ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा डिज़ोल्व हो जाता है, तो जब आप ठंडा करते हो गाइस वो ज़्यादा क्रिस्टल आउट हो जाता है, राइट। इसमें यू हैव टू कीप इन माइंड दैट वो सब्सटेंस जो आप चूज़ कर रहे हो सॉल्वेंट, वो रिएक्ट नहीं करना चाहिए ऑर्गेनिक कंपाउंड से, और इम्प्योरिटी की जो सॉलिबिलिटी है हमेशा कम होनी चाहिए। सॉल्वेंट्स आप कुछ भी ले सकते हो डिपेंडिंग अपॉन आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है या फिर आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो आप कर रहे हो, विच एवर वॉट इज़ दैट। समटाइम्स यू मेक यूज़ ऑफ सीडिंग, समटाइम्स यू मेक यूज़ ऑफ सीडिंग। सीडिंग क्या होता है, यू जस्ट इंड्यूस अ क्रिस्टल। जहाँ पर यहाँ पर आप क्रिस्टलाइजेशन कर रहे हो ना, आपने एक क्रिस्टल को इंड्यूस कर दिया। मदर लिकर में आप यहाँ पे एक क्रिस्टल को इंड्यूस कर दोगे ना, क्रिस्टल ऑफ ओसी, यहीं पे आपका इमिडिएटली हो जाएगा। बहुत जल्दी वो सारे क्रिस्टल्स उस पर डिपॉजिट होने लगेंगे, ठीक है। तो इसको आप कहते हो क्रिस्टलाइजेशन। और क्रिस्टलाइजेशन में इफ़ यू वांट टू सेपरेट 2-3 मोर सॉलिड्स, तो यू कैन यूज़ फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन ऑल्सो। फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन इज़ टू सेपरेट 2-3 more solids from the liquid in which they have different solubilities. Guys, I think everyone is aware of what is the term distillation. Distillation एक ऐसा मेथड होता है जिसमें आप लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करते हो उसको हीट करने पर, and the vapors are further condensed vapors are condensed back into liquid. ये मेथड आप वॉलेटाइल लिक्विड्स को सेपरेट करते हो नॉन वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज से, राइट। और इसका जो प्रिंसिपल है वो ये है कि डिफरेंट लिक्विड्स हैं वो डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट पे बॉईल कर। डायग्राम शोइंग यू द प्रोसीजर ऑफ डिस्टिलेशन। ये राउंड बॉटम फ्लास्क है, यहाँ से आप हीट करते हो और इसके अंदर आपका मिक्सचर होता है। मिक्सचर किसका हो सकता है, डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स होने चाहिए। ऐसा आप कोई भी लिक्विड ले सकते हो। मैंने एसीटोन और वाटर लिया है। एसीटोन ज़्यादा वॉलेटाइल होता है, जल्दी बॉईल करके यहाँ पर ये आपका कंडेंसर होता है। कंडेंसर के आसपास क्या होता है, ट्यूब लगी रहती है जिसमें ठंडा पानी घूमता रहता है एंड लिक्विड जल्दी ठंडा हो जाता है, और यहाँ पर आपको यू गेट दैट लिक्विड विच हैज़ गॉट अ लोअर बॉइलिंग पॉइंट। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज एग्जैक्टली सेम एज डिस्टिलेशन, ओनली वी कैन यूज़ more than you use different liquids which have appreciable difference in the boiling point, right? तो repeated condensations distillations करते हैं, repeated distillations करते हैं और repeated condensations होंगे। और इसमें क्या होगा, जो वेपर्स राइज करेंगी, जो वॉलेटाइल वेपर्स राइज करेंगे और जो लेस वॉलेटाइल कंपोनेंट है उनमें डिफरेंस क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। ये एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम की मदद से हम क्या करते हैं, दो कंपोनेंट्स होंगे, एक वॉलेटाइल कंपोनेंट और एक होगा लेस वॉलेटाइल कंपोनेंट, जिसको हम सेकेंड टाइम में सेपरेट करेंगे या आगे सेपरेट करेंगे। तो वॉलेटाइल कंपोनेंट ऊपर जाता रहता है और ये जो वाई काइंड ऑफ आपका स्ट्रक्चर है ना, ये क्या करता है, ये ऊपर रिच बनाता रहता है वॉलेटाइल कंपोनेंट को, और नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट वापस बैक ड्रॉप होता रहता है, राइट। तो इससे एक आपको डिफरेंस क्रिएट हो जाता है बिटवीन द वॉलेटाइल एंड द नॉन वॉलेटाइल। रेस्ट आई थिंक प्रोसेस आपका बिल्कुल सेम है। लीबेक्स कंडेंसर, लीबेक्स के नाम पे बना हुआ कंडेंसर है जिसमें आप बाहर से फिर पानी चलाते हो और ये आपका प्योर लिक्विड जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम आपको पता है ये कहाँ पे, ये माउथ ऑफ द बॉटम फ्लास्क पे फिट होता है। वेपर्स ऑफ द लिक्विड विद द lower, this is mistake, with the lower boiling point they condense before the vapors of the liquid with the higher boiling point. Vapors क्या होते हैं जो राइज करती हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम्स में, वो रिच हो जाती हैं इन मोर वॉलेटाइल कॉम्पोनेंट। बाय द टाइम वेपर्स ऊपर पहुंचती हैं टॉप ऑफ द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, दे आर वेरी वेरी रिच एंड वी आर रेडी फॉर द सेपरेशन। अच्छा,
जो क्रूड ऑयल है, जिसमें आपको पता है कंट्री की इकॉनमी जो होती है आजकल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स से जाती है, वो सारे के सारे जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का सेपरेशन है वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से होता है, राइट। पैराफिन, वैक्स, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, गैसोलीन, केरोसिन, ये सब के सब सेपरेट आउट होते हैं। और क्लोरोफॉर्म और एनिलीन, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, ये डिस्टिलेशन का एक ऐसा मेथड है जिसमें हम जो लिक्विड्स हैं जिनको हम प्योरीफाई करते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, दे हैव अ वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट, और उससे पहले वो डिकम्पोज कर जाते हैं। तो इनको इनके बॉइलिंग पॉइंट पे सेपरेट आउट करना मुश्किल हो जाता है। हम उनको आर्टिफिशियली लोअर टेम्परेचर पे बॉईल कराते हैं। किस तरह से? सरफेस का प्रेशर घटा देते हैं, राइट। सरफेस का प्रेशर घटाने के लिए कुछ नहीं है, आप देखेंगे नॉर्मल बॉटम फ्लास्क, आपका राउंड बॉटम फ्लास्क है, ये कंडेंसर है, और आपका ये कॉनिकल फ्लास्क है जिसमें आपका लिक्विड कंडेंस होता है। सिर्फ आप ये काम कैसे कर रहे हो, आपने सरफेस पे जो प्रेशर है उसको डिक्रीज कर रहे हो, सो दैट आपका जो लिक्विड है वो कैसे बॉईल करने लगेगा, लोअर टेम्परेचर पे बॉईल करने लगेगा, दैट्स इट। सो दिस इज एट रिड्यूस्ड प्रेशर। इसमें आप ग्लिसरॉल को उसके प्रोडक्ट से सेपरेट करते हो, राइट। ग्लिसरॉल कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम इट्स स्पेंट लाइफ फ्रॉम दिस टेक्निक, राइट। तो इसमें क्या होता है, टेम्परेचर एट विच liquid boils is the one where the pressure is equal to external pressure. We are reducing the pressure. That is what I told you. Steam distillation. This technique is applied for the substances which are steam में volatile होते हैं. Steam में क्या होंगे? Volatile होंगे, लेकिन पानी में immiscible होंगे. Very interesting. और again ये अपने boiling point पे decompose कर जाते हैं. ये हम उनके लिए करते हैं, ठीक है। तो इनमें भी कुछ हमें उनका बॉइलिंग पॉइंट को डिक्रीज़ करना है, इस तरह से कुछ करना है। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, इसमें आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लिया, एक हमारा अच्छा एग्जांपल एनिलीन का, और यहाँ से पानी आया और पानी को आपने बॉईल करके स्टीम बना दिया। तो यहाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड और स्टीम है। जैसे स्टीम के साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, ये आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये वॉलेटाइल हो जाएगा, ये ऊपर आने लगेगा, ठीक है। और जब ये ऊपर आएगा पानी के साथ ये पानी के ही बॉइलिंग पॉइंट पे या फिर अपने बॉइलिंग पॉइंट से कम बॉइलिंग पॉइंट पे ये वॉलेटाइल हो जाएगा, और यहाँ पर आप इसको कंडेंस कर लेंगे। अब आप देखिए इसमें डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ने कैसे यूज़ किया है। जो वेपर प्रेशर है ऑर्गेनिक कंपाउंड का वो P1 है, और पानी का वेपर प्रेशर है जो वो P2 है। तो जो बॉयल हुआ है वो तो P1 प्लस P2 पे बॉयल हुआ है। बहुत ज़रूरी है कि पानी के साथ एनिलीन लिक्विड फॉर्म में मिसिबल नहीं होना चाहिए। तो कंपाउंड इज लेटर सेपरेटेड फ्रॉम वाटर यूजिंग अ सेपरेटिंग फनल। अगर मिसिबल होगा तो सेम प्रोसेस आपको फिर से रिपीट करना पड़ेगा डिस्टिलेशन का, और ये पर्पस डिफीट हो जाएगा। नेक्स्ट मेथड इज डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्ट होता है व्हेन यू टेक आउट समथिंग, डिफरेंशियल मीन्स बेटा एट अ डिफरेंस ऑफ, राइट। सो डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन बच्चे बहुत सिंपल सा मेथड है। आपने क्या किया, सेपरेशन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन एन एक्वस सॉल्यूशन। आपका एक ऑर्गेनिक कंपोनेंट है जो कि अपने एक्वस फॉर्म में, एक्वस सॉल्यूशन में है, लेकिन ये किसी दूसरे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, पानी से ज़्यादा है, राइट। सो आप क्या करते हो, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को और एक्वस सॉल्यूशन को आप बाद में सेपरेटिंग फनल से सेपरेट कर लेते हो, क्योंकि वो दोनों आपस में इमिसिबल होते हैं और डिस्टिंक्ट लेयर बनाते हैं। सो प्रिंसिपल क्या है कि एक्वस सॉल्यूशन में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो दूसरे सॉल्वेंट में ज़्यादा सॉल्युबल होना चाहिए, राइट। सो यहाँ पे ये जो ब्लू वाली लेयर है गाइस, ये क्या है, ये आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड की पानी के साथ है। ऊपर आपने सॉल्वेंट ले लिया, यू हैव टू सेलेक्टिवली choose the solvent has to have a greater solubility of the organic compound, right। तो उसके बाद आपने खूब अच्छे से इसको शेक किया, ये ऊपर डिसॉल्व हो जाएगा और ये कलर चेंज हो गया बिकॉज ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका इसमें डिसॉल्व हो गया है, नीचे आपका पानी रह गया है। अब ये दे फॉर्म अ सेपरेट लेयर, और अब आप इनको सेपरेट कर लेते हो। अब आप ऑर्गेनिक जो आपका कंपाउंड है वो किस में आ जाता है, सॉल्वेंट में आ जाता है, और इसको आप बाद में डिस्टिलेशन से सेपरेट आउट कर लेते हो, ठीक है। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड इज लेटर रिमूव बाय डिस्टिलेशन, क्योंकि अभी भी वो
सॉल्वेंट के अंदर है, प्योर नहीं है, या फिर कई बार वो इतने वॉलेटाइल होते हैं कि वो पानी इवेपोरेट ही हो जाते हैं जो आपके सॉल्वेंट्स हैं। आपको पता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं। आप कभी भी नेल पेंट लगाते हो तो आप बॉटल जब खोलते हो नेल पेंट रिमूवर की, वो वैसे ही उड़ जाती है। पेट्रोल आपने देखा है, पड़े पड़े उड़ जाता है। तो ये इतने और वॉलेटाइल होते हैं, तो कई बार आपको डिस्टिलेशन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। अच्छा, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड कम सॉल्युबल हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, और आपको ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में करना है, तो आपको सॉल्वेंट भी बहुत सारा लेना पड़ता है, और छोटे छोटे आपके जो बैचेस हैं उसमें इसको आप करते हो, तो इसको आप कहते हो कंटिन्यूस एक्सट्रैक्शन। तो क्रोमेटोग्राफी, क्रोमा क्या होता है बच्चे? कलर। ग्राफी, व्हेन यू स्टडी यू गेट पैटर्न, यू गेट, या सो दैट इज़ व्हाट इज़ ग्राफी। ठीक है, तो क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है जिसमें आप बहुत सारे कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट करते हो और उनकी प्योरिटी को चेक करते हो, और इनमें यूजुअली हमारा अमाउंट बहुत कम होता है। ये एक क्रोमा ग्रीक वर्ड है, वहाँ से आया हुआ है, राइट। और पहले ये कलर्ड सब्सटेंसेस के लिए यूज़ होता था जो कि प्लांट्स के कंपोनेंट्स होते थे। नाउ इट इज़ एक्सटेंसिवली यूज फॉर कलरलेस सब्सटेंसेस ऑल्सो। अच्छा, इसमें क्या होता है, एक मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस को किसी भी आप स्टेशनरी फेस पे अप्लाई करते हो, जो कि सॉलिड या लिक्विड दोनों में से कुछ भी हो सकता है, और एक सॉल्वेंट को या फिर बहुत सारे सॉल्वेंट्स को जिनमें पोलैरिटी वेरी करती है, या गैस को रन कराते हो उस फेस के ऊपर जिसके ऊपर ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और वो जो आप सॉल्वेंट को रन कराते हो वो अपने साथ रन करके जाता है, तो वो अपने साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड को भी लेकर चलता है। आई थिंक दिस एक्सप्लेनेशन में नॉट बी सफिशिएंट फॉर यू। पहले हम डायग्राम पे आते हैं और फिर उससे समझाती हूँ। बिफोर वी मूव ऑन टू डायग्राम, आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू, एक थोड़ा सा फ्लो चार्ट बनाती हूँ। आई शुड हैव ड्रॉन इट बट वो मेरे से मिस हुआ है। तो जैसे क्रोमेटोग्राफी हमारी दो तरीके की होगी, ये आप ध्यान रखिएगा। एक होगी आपकी एड्सॉर्प्शन, एक होगी बच्चे आपकी एड्सॉर्प्शन, और दूसरी होगी पार्टीशन, राइट। इनके मैंने वैसे डिफरेंसेस भी लिखे हैं, बट जैसे ही नाम आपको सजेस्ट कर रहा है, दिस इज बेस्ड ऑन द कैपेसिटी टू एड्सॉर्ब and this is based on the capacity to separate out, to partition the organic compound on the stationary layer, right? अच्छा, और adsorption हम दो तरीके की करेंगे, कॉलम एंड दूसरी हम करेंगे थिन लेयर, कॉलम थिन लेयर, और पार्टीशन हम एक ही तरीके की करेंगे जिसे हम कहते हैं पेपर, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो एक बार फिर से, एड्सॉर्प्शन में दो है, कॉलम और थिन लेयर, पार्टीशन में सिर्फ पेपर क्रोमेटोग्राफी है। एड्सॉर्प्शन और पार्टीशन में डिफरेंस क्या होता है? एड्सॉर्प्शन होती है जिसमें सेपरेशन का जो मेन प्रिंसिपल है वो एड्सॉर्प्शन का होता है। पार्टीशन मीन्स सेपरेटिंग आउट, राइट। अच्छा, एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी है जो एक लिक्विड एक्सट्रैक्शन क्रोमेटोग्राफी है। अभी हम जब प्रोसेस पे जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगी व्हाट आई मीन बाय लिक्विड सॉलिड। एक फेज हमारा लिक्विड होगा जिसे आप सॉल्वेंट कहते हैं, जो रन करेगा, और एक हमारी प्लेट जिसके ऊपर ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, प्लेट होगा या कॉलम होगा, वो सॉलिड होगा, तो इसको अपन लिक्विड सॉलिड कहते हैं। पार्टीशन में क्या होता है, इसको हम लिक्विड कहते हैं। लिक्विड का मतलब यह है कि यूजुअली लिक्विड भी होता है और भी कंपोनेंट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, बट इन 11th लिक्विड ही ले रहे हैं। जो आप ऑर्गेनिक कंपाउंड जिस पे आप डालते हो जिस फेज पे, वो भी लिक्विड होता है, और जो सॉल्वेंट रन कर रहा है वो तो अनडाउटेडली लिक्विड होगा ही होगा, राइट। स्टेशनरी फेज जो होता है एड्सॉर्प्शन में वो सॉलिड होता है, ठीक है। यहाँ पर स्टेशनरी फेज जो होता है एड्सॉर्प्शन में वो लिक्विड होता है। ऊपर मैंने जो लिक्विड लिखा है बेटा, वो इसी के हिसाब से लिखा है, लिक्विड होता है। बट मैं आपको बता रही हूँ बेटा, गैसेस भी होती हैं, लेकिन वो हमने कवर नहीं किया हुआ है 11th और 12th में। ऑल्दो आप आगे जाएंगे रिसर्च में, अगर केमिस्ट्री करेंगे तो HPCl, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आप गैस का भी यूज़ करेंगे, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड ऑन द एक्चुअल प्रोसेस। सबसे पहले हम बात करेंगे एड्सॉर्प्शन, राइट। दो तरीके की मैंने आपको बताया, कॉलम एंड थिन लेयर। आई थिंक मैं आपको इसका प्रिंसिपल पहले ही बता चुकी हूँ, राइट, कि ये एड्सॉर्ब, जो आपके कंपाउंड हैं वो एड्सॉर्ब होते हैं टू डिफरेंट एक्सटेंट, राइट। और कहाँ पे एड्सॉर्ब होते हैं, आई थिंक इज गोइंग टू बी बेटर व्हेन आई शो यू द डायग्राम। और एक मोबाइल फेज होती है, मोबाइल फेज जो रन कर सकती है, जो यहाँ पे क्या होगी, सॉल्वेंट। मोबाइल फेज को आप कहाँ पे रन कराते हो, ओवर अ स्टेशनरी फेज, जो कि आपकी यूजुअली सिलिका वगैरह की बनी होती है, और जिसके ऊपर आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक डॉट से डालते हो, बहुत थोड़ा सा, राइट। इसको आप एड्सॉर्बेंट बोलते हो। और इन कंपाउंड्स की जो कंपोनेंट्स आपके मिक्सचर हैं,
ये जो इनकी जो एबिलिटी होती है ये वेरी करती है टू मूव ऑन द स्टेशनरी फेज। ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जब सॉल्वेंट इसके ऊपर चलेगा तो सॉल्वेंट जब मूव करेगा तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड सेपरेट होते जाएंगे टू डिफरेंट डिस्टेंसेस, राइट। ओके, पहला आपको दिखाते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी, वेरी ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी। जैसे आपकी ब्यूरेट होती है ना गाइस, ये ब्यूरेट से थोड़ा सा बड़ा होता है, आप लगा लो ब्यूरेट से आई थिंक 5-7 टाइम्स बड़ा होता है, राइट। एंड बट इट लुक्स लाइक ब्यूरेट ओनली, ग्लास का होता है, इसको हम कॉलम कहते हैं। इस कॉलम को हम किसी भी सॉलिड्स एड्जॉर्बेंट से लोड कर देते हैं। उस एड्जॉर्बेंट में आप सिलिका ले सकते हो, Al2O3 ले सकते हो, कोई भी एड्जॉर्बेंट ले लेते हो, उससे आप लोड करते हो, बहुत ढंग से लोड करते हो, उसमें गैप्स नहीं आने चाहिए, राइट। उसके बाद आप क्या करते हो, राइट, उसमें आप उसके बाद उस पर आप सैंपल डालते हो, उसमें आप क्या डालते हो, सैंपल डालते हो, राइट, राइट। आपने सैंपल डाला और जब आपने सैंपल डाला, राइट गाइस, उसके बाद आपने क्या किया, ऊपर से आपने सॉल्वेंट डाला। कई बार हम एक सॉल्वेंट डालते हैं, कई बार हम एक से ज़्यादा भी सॉल्वेंट डालते हैं, डिपेंडिंग अपॉन हम किसको सेपरेट आउट कर रहे हैं। तो बच्चे जब आप सॉल्वेंट डालोगे, ये सॉल्वेंट नीचे उतरेगा और ये सॉल्वेंट इससे इंटरैक्ट करेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड से, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को वो अपने साथ लेके चलेगा और जिसका रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा होगा वो सबसे पहले लेयर बना लेगा। ये जो ब्राउन वाली लेयर है ये बहुत जल्दी बन गई है, ग्रीन वाली लेयर बाद में बनी है, क्योंकि ब्राउन वाला जो लेयर है वो जल्दी एड्जॉर्ब हो गया है, इसका स्ट्रॉन्गर रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन था, इसका वीकर था, तो सॉल्वेंट को बहुत दूर तक नीचे जाना पड़ा, तब जाकर ये सेपरेट आउट हुआ है। और आप यहाँ से ये जो आपने सेपरेट आउट किया है, जो सॉल्वेंट आप रन करते हो, कई बार आप इसको इल्यूएंट भी बोलते हो, राइट। और जब आपने इल्यूटेड मॉलिक्यूल्स हैं उनको आपने यहाँ से ओपन करके नॉब आप उनको सेपरेट आउट करते हो, राइट। सो दिस इज द प्रोसेस। द silica is known as the stationary state, it is solid and the solvent is always liquid, and when you run many solvents they always will have different polarity। पहले आपने अगर बेंजीन रन किए तो उसके बाद आप क्लोरोफॉर्म रन कर सकते हो, क्योंकि बेंजीन क्लोरोफॉर्म की बेंजीन से ज़्यादा पोलैरिटी है, तो इस तरह से भी आप कर सकते हो अगर आपके पास बहुत सारे कंपोनेंट्स से सेपरेट करने के लिए। और यहाँ पर आपको डिफरेंट स्ट्रीक्स, ब्यूटीफुल स्ट्रीक्स, बिल्कुल रेनबो की तरह लगता है, आपको मिलते जाएंगे, जिनको आप बाद में सेपरेट आउट करते हो, राइट। और थोड़ा सा आपको देखना पड़ता है कि आपने ये सिलिका में गैप वगैरह नहीं डाले तो वो बहुत बैच जो एक्सट्रैक्शन होता है वो साफ़ नहीं होता है। अगर आपने गैप्स डाले तो बहुत अच्छे से आपको लोड करना पड़ता है। थिन लेयर में क्या होता है, इसमें क्या करते हैं बच्चे, इंस्टेड ऑफ अ कॉलम वी टेक अ प्लेट। आपने जो बायो की प्लेट होती है ना, जिस पे आप स्पेसिमेंस वगैरह वो का टेस्ट करते हो, तो आपने वो वाली प्लेट ले ली, राइट। और उस प्लेट के ऊपर आपने सिलिका की एक थिन लेयर लगा दी और यहाँ एक डॉट लगा दिया आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड का। ये मिक्सचर है, ये बेसिकली मिक्सचर है। सो ये सॉलिड हो गया आपका सॉलिड लेयर, और ये आपने लगाया बच्चे लिक्विड। अब ये लिक्विड इस सॉलिड के ऊपर रन करेगा और द रेट एट विच द लिक्विड, जो डॉट के जो कंपोनेंट्स हैं, दे गेट एब्जॉर्ब ऑन द सॉलिड स्टेट इन प्रेजेंस ऑफ द लिक्विड विल वेरी। एक बार फिर से सुनिए गाइस, ये जो बेटा इसका जो रेट है सेपरेट आउट होने का, यहाँ पर सेपरेट आउट होने का इन प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट विल वेरी, राइट। तभी तो आप कहते हो ये एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी है। और किस तरह से वेरी करेगा उसको आप कैलकुलेट करते हो। जो ब्लू वाली लाइन है नेक्स्ट डायग्राम में देखिए, ये पूरा सॉल्वेंट इतना रन करा है, और रेड वाली लाइन में आप, रेड वाला लाइन जो है आपका ये डिस्टेंस है, ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड मूव करा है। इसके बेसिस पे आप सेपरेट करते हो। देखिए इसको आप RF फैक्टर कहते हो, डिस्टेंस मूव बाय द सब्सटेंस फ्रॉम द बेस लाइन X होगा, डिस्टेंस मूव बाय द सॉल्वेंट Y होगा, और RF फैक्टर की मदद से आप आइडेंटिफाई करते हो, RF वैल्यू की मदद से, क्योंकि ऑलमोस्ट ऑल द कंपोनेंट्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस विल हैव अ डिफरेंट RF फैक्टर। द प्लेट, जो प्लेट है ना बेटा, जिसके ऊपर आपने वो डाला है, सिलिका डाला है, उसको आप क्रोमा प्लेट कहते हो, कलर प्लेट, क्योंकि पहले हम कलर्ड कंपोनेंट्स यूज़ करते थे। और जो आप सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, उसको आप इल्यूएंट कहते हैं। एंड सॉल्वेंट्स की पोलैरिटी हमेशा आप चेंज करते रहते हो, है ना, टू मेक दिस एड्जॉर्प्शन बेटर। और इल्यूएंट जब राइज अप होता है बेटा, अपने साथ मिक्सचर को साथ लेके चलता है, और मिक्सचर डिफरेंट डिस्टेंसेस पे मूव करता है, और रिलेटिव एड्जॉर्प्शन पे आप ये फॉर्मूला लगा लेते हो। ओके, अच्छा।
और कई बार क्या होता है, ये जो स्पॉट्स आते हैं ना, और इनको आप बाद में ब्रेक करते हो, ये जो आपकी प्लेट है ना गाइस, जैसे आपकी ये जहाँ पे प्लेट है, यहाँ पे डिफरेंट, मैंने तो एक ही स्पॉट कलर दिखाया, कई बार डिफरेंट डिफरेंट स्पॉट्स आते हैं, इनको आप ब्लेड से ब्रेक करके फिर ये आपके सेपरेट हो गए, इसके बाद आप इनको डिफरेंट टेक्निक से आइडेंटिफाई करते हो। बेसिकली आप उसको देखो, ये सेपरेट करने से ज़्यादा आइडेंटिफाई करने का प्रोसेस है। सो दिस इज़ बेसिकली फॉर आइडेंटिफिकेशन। कई बार वो जो स्पॉट्स होते हैं वो कलरलेस होते हैं, तो इनको हम एक यूवी चेम्बर में डालते हैं, उसमें लाइट आती है तो उससे वो इल्यूमिनेट हो जाते हैं और आपको सेपरेट आसानी से हो जाते हैं। नेक्स्ट है गाइस, जो रेट ऑफ पार्टीशनिंग पे डिपेंड होता है, वो है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। याद आ रहा है ना, एक एड्जॉर्प्शन था और एक पार्टीशन था। इसमें जो हम पढ़ते हैं बहुत सारे तरीके की होती है। अपनी 11th और 12th में सिर्फ पेपर क्रोमेटोग्राफी को कवर किया गया। गाइज ये आप अच्छे से पढ़ेंगे, ये 12th में फिर से है ये टॉपिक, मैं आपको बताना भूल गई। 11th में तो नहीं है लेकिन 12th में ये फिर से है। ऑल्दो 12th का जो मेटलर्जी का टॉपिक है वो अभी के लिए करेंटली इट इज़ डिलीटेड। तो इसकी जो प्रिंसिपल है वो ये है कि इट इज़ बेस्ड ऑन द कंटिन्यूस डिफरेंशियल पार्टीशनिंग ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बिटवीन स्टेशनरी एंड मोबाइल फेस। तो इसमें आपको एक बार डायग्राम आप देखिए, ये तो आपकी मोबाइल फेस है, राइट, दिस इज़ योर मोबाइल फेस। इसमें आपने एक सॉल्वेंट लिया, ये देखने से तो सॉलिड लग रहा है, पेपर लग रहा है, लेकिन इस पेपर के अंदर लिक्विड ट्रैप होता है। ये स्पेशल पेपर होता है क्रोमेटोग्राफिक पेपर, इसमें लिक्विड ट्रैप होता है, राइट। और इसको ऊपर से हैंग करते हो और इसके स्लाइटली डिप इन द सॉल्वेंट। और अब क्या होता है गाइस, देखिए आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है इसको आप एक डॉट से लगा देते हो, राइट। और इसमें क्या करते हो, आपके जो सॉल्वेंट मूव करता है अपने साथ इसको पार्टीशन करता है ऑन द, इसमें एड्जॉर्प्शन तो हो ही नहीं रहा है। देखो एड्जॉर्प्शन तो सॉलिड पे होता है ना, लिक्विड पे थोड़ा ना एड्जॉर्प्शन होगा, गैस पे थोड़ा ना एड्जॉर्प्शन होगा। तो ये पार्टीशन कहते हैं, टर्म होता है डिवाइड कर रहा है। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो पेपर के ऊपर, द पेपर विच हैज गॉट लिक्विड रैप्ड इन इट, उसके ऊपर डिवाइड करता है एंड वी सेपरेट इट आउट टू आइडेंटिफाई व्हाट ऑल इज दैट, राइट। सो अ स्पेशल क्वालिटी पेपर इज क्रोमेटोग्राफी पेपर कहते हैं, उसमें पानी ट्रैप्ड होता है, राइट। और एक स्ट्रिप आपकी क्रोमेटोग्राफी पेपर की लगी रहती है, बेस में सॉल्वेंट होता है, राइट। और सॉल्वेंट में कई बार आप एक से ज़्यादा सॉल्वेंट लेते हो, अगेन द सेम कॉन्सेप्ट बच्चे, पोलैरिटी डिफरेंट होती है तो वो रेट ऑफ पार्टीशनिंग डिफरेंट होगा। और सॉल्वेंट जो होता है वो मोबाइल फेज होता है, ठीक है। और जो सॉल्वेंट राइज अप होता है कैपिलरी एक्शन से, और ये स्पॉट को अपने साथ लेके मूव करता है। और पेपर सेलेक्टिवली पार्टीशन करता है डिफरेंट कंपोनेंट्स। I have ensured that I have covered every part of NCERT regarding this topic. So if still there are queries, feel free to put in the comment box. And in the next class, we'll be meeting about in the next class, we'll be talking about the qualitative and the quantitative approach of the detection. In the next class, we'll be talking about the qualitative and the quantitative estimation of various elements in the organic compound, right? Till we meet for the next class, take care of yourselves. God bless.